स्टूडेंट लेक्चर ऑन क्लासेस के स्टूडेंट लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता ढिल्लो जो आपको पढ़ाने जा रही हूं इग्नू की एमए हिस्ट्री। और एमए हिस्ट्री का सेकंड ईयर का मेरा टॉपिक रह गया था, जो सब्जेक्ट है आपका MHI 1110 भारत में नगरीकरण। यानी कि इसमें आपको बताना है कि इनिशियली हड़प्पा सभ्यता से लेकर 1300 ईस्वी तक आपका क्या क्या नगर में परिवर्तन आए हैं, किस तरीके का आर्कियोलॉजी था, किस तरह का उनके चेंजेस आए हैं। राइट, मैंने असाइनमेंट में आपको सारे क्वेश्चन मोस्टली ऑलमोस्ट करवा दिए हैं, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जो होता है वो आपका असाइनमेंट के अकॉर्डिंग आता है। राइट, जो असाइनमेंट होती है तो उसको एक एक टॉपिक को, जितने भी इसमें टॉपिक हैं इनको ध्यान से पढ़िएगा। इसके मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर बना रही हूँ, मेरी प्लेलिस्ट में डाल रखा है। राइट, तो हमेशा जो इसमें जो असाइनमेंट में जो फर्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं, फर्स्ट दो क्वेश्चन होते हैं, वो आपके स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर होते हैं उसी में से ही आता है। राइट, और एग्जामिनेशन पैटर्न भी आपका ऐसे ही बना है। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है इसके करवा दिए थे असाइनमेंट के। ठीक है, ये आपका जून का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। राइट, इसमें आपको देखिए, मैंने आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया है। राइट, ये उसमें है, अब मेरी जो प्लेलिस्ट डाल के असाइनमेंट की उसमें है। और ये जो अर्थशास्त्र और धर्म सूत्र जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उसमें हमारे में नगरों की व्याख्या कैसे की गई है वो इसमें एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन तो हमेशा आता ही है, जो मैं ऑलरेडी आपके लिए प्लेलिस्ट में डाल चुकी हूँ। एक और आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज राइजिंग फ्रॉम द चैप्टर 8। राइट, जो ये आपका चैप्टर 8 है, देखिए ये जो आपका चैप्टर 8 है, उत्तर भारत में प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केंद्रों का पुरातत्व, अभ्युदय और तथा विशेषताएं, आर्कोलॉजिकल ऑफ अर्ली हिस्ट्री, अर्बन सेंटर इन द नॉर्थ इंडिया, इमरजेंस एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। राइट, तो आपको उत्तर भारत यानी कि भारत के जो उत्तर के हिस्से हैं, इसमें आपका मगध आता था, जो महाजनपद थे वो सब यहाँ पर आए थे, हड़प्पा सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता तो हमने पहले पढ़ ली है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। तो उसके साथ ही वो कह रहा है कि वहाँ उत्तर भारत में जितने भी जो नगरीय विशेषताएं थी वो बतानी है। तो ये इस चैप्टर से आपके हमेशा 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। ऑलराइट, आपका ये जो है 49 पेज, आई होप आपने ये बुक में खरीद ली होगी। ओके, ये रहा, ये है आपका 8 चैप्टर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 2 क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं जो हमेशा ही आपके, तो इस बार 2 क्वेश्चन आए हैं। इस जो जून का एग्जाम हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन आए थे। देखिए इसमें लिखा है, प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरों के प्रमुख सर्वेक्षण और खुदाई के महत्व पर चर्चा कीजिए। प्रारंभ में जो ऐतिहासिक शहर थे, यानी कि आपका जो खुदाई होती थी हड़प्पा सभ्यता की उत्तर भारत में, तो उसमें क्या जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो किस बेस पे, पर्पस पे होती है, जो खुदाई होती है। क्वेश्चन को समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझिए। ये देखिए आपके इसमें क्वेश्चन भी बने हुए हैं वैसे ही। प्रारंभिक ऐतिहासिक बसावट पैटर्न, प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केंद्रों के संबंध में किए गए सर्वेक्षणों और उत्खनन की चर्चा कीजिए। राइट, सेम क्वेश्चन है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इसका। ये क्वेश्चन है, एंट्रोसी के सर्वेक्षण के आधार पर गंगा घाटी में प्रारंभिक ऐतिहासिक केंद्रों का विश्लेषण करने के लिए कार्यवध विधि को अपनाया गया। ठीक है, और इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, 500 500 ईसा पूर्व के आसपास उत्तरी भारत में शहरों और कस्बों के उद्भव के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। तो एक ही चैप्टर के आपके 2 क्वेश्चन आ रखे हैं, इसका मतलब आपका जो 8 चैप्टर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए 500 BC के अराउंड आपका शहरों और उसके कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। ठीक है, ये देखिए ये रहा क्वेश्चन, लगभग 500 BC में उत्तर भारत में नगरों और शहरों के अभिभाव का मतलब होता है इमरजेंसी कि उत्तरदायी कारक क्या हैं। राइट, तो एक ही चैप्टर के 2 है, तो उसको ध्यान से समझिएगा, मैं आपको साथ साथ आपको समझाती भी जाऊंगी। ओके, ऑलराइट, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा करते हैं 8 चैप्टर। प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरों के प्रमुख सर्वेक्षण मीन्स इन्वेस्टिगेशन, खुदाई यानी कि जो भी खुदाई करके वहाँ से निकला है। तो ये खुदाई का एक पैटर्न होता है, इसमें जो आंसर दे रखा है उसमें ये है कि खुदाई का एक पैटर्न होता है, वो ऐसे नहीं कि कहीं पर भी लिया, फावड़ा लिया और खोद दिया। जब उनको पता चला कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता है उत्तर घाटी में, सिंधु घाटी के पास, तो उसका एक पैटर्न होता है, उसका एक सिद्धांत होता है। उस पैटर्न के आधार पर यहाँ पर जितनी भी खुदाई की जाती है वो किया जाता है कि इस
इस पे इस अवधि का हमको मिला है, इस तरीके से एक पैटर्न के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। तो इसमें वो आंसर मांग रहा है, राइट। तो जो इस एग्जामिनर को आंसर चाहिए तो वही एग्जामिन आंसर आपको लिखना है, ठीक है। इसमें आपका एक सिद्धांत है जिसके अकॉर्डिंग खुदाई की जाती है, सर्वेक्षण की जाती है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तो वो कैसे की जाती है, जिसको एंड्रोसी बोलते हैं। कहीं पर अद्रोसी लिखा हुआ है, कहीं पर एंड्रोसी लिखा हुआ है। ऑलराइट, ठीक है। इसमें वो कह रहा है कि नगरों, आई होप आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए साथ साथ। नगरों और शहरों के सर्वेक्षण और उत्खनन खुदाई में एंड्रोसी का अर्थ उन पुरातात्विक अवशेषों या सांस्कृतिक परतों से है जो किसी स्थान के प्राचीन इतिहास की पहली या शुरुआती बसावट को दर्शाते हैं। यानी कि अगर जैसे यहाँ पर कोई हमने घर बना दिया, उसके बाद हमको पता चला कि यहाँ कुछ है, फिर हम उसकी खुदाई करते हैं। खुदाई करने के बाद जो उसका रेडियो आइसोटोपिक डेटिंग के थ्रू ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या था, उसको एंड्रोसी कहा जाता है, ठीक है। प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केंद्रों के संबंध में शहरों के प्रमुख के सर्वेक्षण का और उत्खनन एंड्रोसी 1988 ने एक सर्वेक्षण किया था, ठीक है। तो उन्होंने खुदाई करी है। तो खुदाई के दौरान आपको जैसे कि 1000 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, समझ में, मीन मतलब बीसी बिफोर क्राइस्ट 1000 बीसी से आपका 300 बीसी तक जो नगरीकरण हुआ है गंगा घाटी में, उसको समझने के लिए एक एक पैटर्न में उसको डिवाइड किया है। एक एक इंटरवल में उसको डिवाइड किया है कि इस इंटरवल का ये खुदाई करने पर ये सब चीज़ें मिली है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये आंसर लिखना है। ये अध्ययन उस स्थान को ऐतिहासिक गहराई और उसके विकास के पहले चरण को समझने में मदद करता है। बसावट पैटर्न और अध्ययन के आधार पर संभावित नगरी, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, पढ़ेंगे तो वैसे ही समझ आ जाएगा कि बसावट पैटर्न अध्ययन के आधार पर संभावित नगरीय केंद्र की पहचान करने के लिए पुरातात्विक द्वारा जिस रणनीति और प्रयोग किया जाता है उसे बसावट के तरीके का पैटर्न अध्ययन कहा जाता है। कि बसावट का जो था वो कैसा था, मतलब शहरी था, ग्रामीण था, किस तरीके का बसावटी पैटर्न था, उसको ये बोलते हैं, ठीक है। तो उस बसावटी पैटर्न को हम निम्नलिखित प्रक्रिया में शामिल करते हैं। निम्नलिखित प्रक्रिया शामिल होती है। तो ये आपका बुक का ही है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल लैंग्वेज है। भौगोलिक क्षेत्र में पुरातात्विक स्थलों का सर्वेक्षण करना, यानी कि हमको देखना है कि कहाँ पर हम खुदाई, सर्वेक्षण, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। क्षेत्र की अवस्थिति तथा आकार को नोट करना, कि मतलब इसका आकार कैसा है, इसका डिज़ाइन, इसका एरिया कैसा है। यदि कोई पुरातात्विक विशेषताएं होती हैं तो उनका मानचित्रण करना। कोई भी हम नक्शा बनाते हैं कि हमें यहाँ यहाँ पर खुदाई करी है, हमने इस साइट पे खुदाई करी है, ये साइट 1 है, ये साइट 2 है, ये साइट 3 है। इस तरीके से सतह में जो मृद भांड होते हैं और अन्य शिल्प विशेष अवशेषों का संग्रह तैयार करना, यानी कि जो खुदाई करने पर जो जो चीज़ें मिली हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो शिल्प कलाएं मिली हैं, उसको उस अवधि के अकॉर्डिंग रखना। तो ये पैटर्न होता है खुदाई का, ओके, राइट। उसमें बात लिखा है कि अलग अलग विविध ऐतिहासिक कालों में स्थलों का आकार के आधार पर उन्हें श्रेणीबद्ध करना। जिस जिस काल के हमें जो खुदाई करने पर मिला है उसको उसी सीक्वेंस में लगाना। सर्वेक्षण के लिए गंगा घाटी के पास दो जो सर्वेक्षण जब उन्होंने किया, कि पता चला कि यहाँ पर जो है कुछ पहले कोई सभ्यता थी, तो उसमें 2000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चुना गया कि पहले हम इस 2000 किलोमीटर के क्षेत्र पर खुदाई करेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे, साइड 1, साइड 2, साइड 3, इस तरीके से। तो ये पैटर्न होता है खुदाई का। तो वो जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो यही पूछ रहा है कि आपको जो खुदाई के महत्व पर चर्चा कीजिए, कि जो सर्वेक्षण करते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो खुदाई होती है वो किस तरीके से होती है, राइट, उसके बारे में ये पूछ रहा है। इसलिए क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। ये स्थल उत्तर पश्चिम में तक्षशिला घाटी में मीर टीला सिरकम और सिरमुख, चार सड्डा उत्तर में बैराट और सौंख और मथुरा, हस्तिनापुर, राजगिरी, पाटलिपुत्र और चंपा, ये सब जगह थी जो उन्होंने सेलेक्ट की थी कि हम इन इन साइटों पे खुदाई करेंगे। बाणगढ़, महास्थानगढ़ और चंद्रकेतुगढ़ शामिल हैं। इन प्रारंभिक ऐतिहासिक नगर यहाँ पर पाए गए हैं। तो उसके आधार पर उनके नाम भी से पता चल रहा है कि ये कहाँ कहाँ थे, तो कैसे कैसे नगर थे। इन प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों और कस्बों का उत्खनन किया जा चुका है, राइट। मतलब इन जो नगर बता रही हैं इनका मतलब खुदाई की जा चुकी है,
उत्खनन मीन्स खुदाई, राइट। परंतु इनके बारे में अधिक जानकारी नहीं मिली। यह उन पुरातात्विक पद्धति से संबंध है जो भारत में भी प्रचलित है। विश्व के अधिकांश विश्व के अधिकांश हिस्से में योजनाबद्ध सर्वेक्षण पद्धति को स्वीकार कर लेने के बावजूद परंपरागत गांव-गांव सर्वेक्षण पद्धति का ही प्रचलन है। जब ये पद्धति हो गई थी कि सर्वेक्षण पे हमको हेक्टेयर मीटर करके करना है, फिर भी किसी गांव-गांव में सर्वेक्षण पद्धति का प्रचलन चल रहा था और योजनाबद्ध तरीके से भी सर्वेक्षण चल रहा था। ठीक है। इनके इसमें केवल गांव के आसपास के क्षेत्रों का अनियमित रूप से सर्वेक्षण किया जाता है। मतलब अगर तुम सर्वेक्षण उस पद्धति से कर रहे हो तो तुमको तो हेक्टेयर लेकर जो है करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम किसी गांव-गांव पे कर रहे हो कि इस गांव का सर्वेक्षण किया, फिर उस गांव का सर्वेक्षण किया, तो वो अलग होता है। इसमें केवल गांव-गांव के आसपास के क्षेत्रों का अनियमित रूप से सर्वेक्षण किया जाता है। उस पद्धति में गांव के आसपास का सर्वेक्षण किया जाता है। जबकि प्रणालीबद्ध जो सर्वेक्षण पद्धति होती है, प्रणालीगत पद्धति यानी कि जो साइंटिफिक वेव जो होता है इन्वेस्टिगेशन करने का, में परिभाषित क्षेत्र जो होता है वो सघन सर्वेक्षण और सभी शिल्प वास्तुशिल्प विशेषताओं और शिल्पाकृतियों का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार करना शामिल होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर अगर वो नॉर्मल पद्धति से करते हैं कि हमने ये गांव कर लिया, वो गांव कर लिया, इसका सर्वेक्षण कर लिया, लेकिन अगर आप जो प्रणालीबद्ध सर्वेक्षण करते हैं उसमें आपको उस एरिया की, उस हेक्टर की पूरी एक तालिका बनानी पड़ती है जिसमें कि सर्वेक्षण में ये वस्तुएं मिली है और ये इस समय को वो इस समय से वो जो है संदर्भित है, रिलेटेड है, उसका एक विस्तृत रिकॉर्ड तैयार करते हैं। तो उसको प्रणालीबद्ध सर्वेक्षण पद्धति कहा जाता है। जो आगे आपको चार्ट बनाना है वो इस तरीके से बनाना है जिसमें कि एक सिस्टमैटिकल प्रोसेस है फॉर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन, और जो भी खुदाई करनी है उसका एक सिस्टम होता है, राइट। इस क्वेश्चन में आपको यही आंसर लिखना है। एंड्रोसी के सर्वेक्षण के आधार पर 1000 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी, राइट, ये बिफोर क्राइस्ट है, ये आफ्टर क्राइस्ट है। ठीक है। ईसवी के बीच मध्य घाटी के नगरीकरण के उद्भव और विकास के सुव्यवस्थित है बेटे ये। ठीक है। सुव्यवस्थित ढंग से समझना। ठीक है। एंड्रोसी ने गंगा घाटी में प्रारंभिक ऐतिहासिक केंद्रों का विश्लेषण करने के लिए उनके निम्न कार्यविधि को अपनाया। अब कौन सी कार्यविधि है ये देखो, ये आपको ये चार्ट बनाना है इस क्वेश्चन में कि आपको इसी को ही फिर बाद में एक्सप्लेन करना है। वो किस तरीके से जो सर्वेक्षण पद्धति, प्रणालीबद्ध पद्धति थी, सिस्टमैटिकल प्रोसेस था फॉर इन्वेस्टिगेशन का, वो ये था कि स्थल आकृति श्रेणी ए में आप रखेंगे 0 से लेकर 5.99 हेक्टर तक, जिसमें कि आपकी 1000 BC से 600 ईसा पूर्व तक आपका आता है, जिसमें आपका ये मौर्य साम्राज्य भी पता चलता है। तो उसमें 15 स्थलों का हमें जानकारी मिली है। और इसमें बी में आपका 9 हेक्टर वाले में कुछ नहीं है, 10 हेक्टर वाले में एक अवधि ली है जिसमें 16 स्थल हैं। ठीक है। इसी को आपको आगे डिस्क्राइब करना है। और अवधि सेकंड में आपका 600 से 350 ईसा पूर्व तक का है। हेक्टर 50 में आपका 50 हेक्टर से अधिक जो है वो 41 स्थलों के करीब है। अवधि 5 हेक्टर वाले 5.699 हेक्टर में। ठीक है। और ये 100 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का जो है वो है 53, टोटल मिला के 56 स्थलों का 4521 इन स्थलों का इन्वेस्टिगेशन हो चुका है। तो उसने अपना अध्ययन, ये जो एंड्रोसी है इसमें अपना अध्ययन जो है वो उत्तर भारत के इलाहाबाद के जिले में चैल, मांझापुर और सिरायू की दोआब तहसीलों में किया। सर्वेक्षण के लिए चयन किया गया क्षेत्र लगभग 2000 किलोमीटर का था। वो पहले ही आपको बता दिया था, जिससे पूर्ण कवरेज रणनीति को लागू करना असंभव हो गया था। इसलिए एंड्रोसी ने परंपरागत गांव सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग करने का निर्णय लिया। ठीक है। इस तरीके से हमने किया था, तो उन्होंने कहा नहीं, अब जो है हम गांव सर्वेक्षण पद्धति को ही अपनाएंगे। तो जिसमें इन सर्वेक्षण से निम्नलिखित निष्कर्ष, जो ये सर्वेक्षण किए हैं उससे क्या क्या निष्कर्ष निकले हैं, तो उससे ये निष्कर्ष निकले हैं कि बड़े पैमाने पर मृत भांडों पर आधारित 4 अवधियों की पहचान की गई है। यानी कि जो बर्तन मिले हैं, बर्तनों से जो रेडियो आइसोटोप डेटिंग करी है उससे 4 अवधियों का पता चलता है, जिसमें आपकी पहला आ जाता है
अवधि 1 में 1000 से 100 ईसा पूर्व तक, अवधि 2 में आपका 600 से 350 ईसा पूर्व के बर्तन मिले हैं, अवधि 3 में 350 से 100 ईसा पूर्व के मृत भांड मिले हैं, और अवधि 4 में आपका 100 से 300 ईस्वी तक के मृत भांड मिले हैं। तो एंड्रोसी के अनुसार उसने अपने सर्वेक्षण के दौरान अवधि 1 में 16 स्थल, अवधि 2 में 21 और अवधि 3 में 45 और अवधि 4 में 56 स्थलों की पहचान की है। आपको ये पैटर्न इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। ओके, ऑल राइट। उसके बाद आपका जो इसी में सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज एक ही लेसन का है, 500 ईसा पूर्व वाला, इसके आसपास। ये भी मैंने आपके लिए आंसर तैयार किया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि आपका उत्तर भारत में 500 ईसा पूर्व के आसपास जो उत्तर भारत के शहर है, उसमें नगर जो बसे हैं उसका मेन कारण क्या है, ये वो पूछ रहा है। ये आपका जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर है, कि जिसने पढ़ा नहीं होगा उसको तो बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो कितना इजी आंसर था। ठीक है, 500 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर भारत में शहरी कस्बों और के उद्भव के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे। ये आपके बुक का ही क्वेश्चन इन्होंने उतार दिया है। राइट, तो इसमें क्या है, लगभग सेम यही क्वेश्चन है आपका असाइनमेंट में भी। और उसके बाद है कि पुरातत्वविदों ने उत्तर भारत में प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केंद्रों को किस प्रकार वर्णित किया है। उत्तर भारत में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इन नगरों को, जो हम नगर अभी बताएंगे, उन नगरों को कैसे जो है वर्णित किया है, कैसे डिस्क्राइब किया है, वो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आई होप आपका जून में ये वाला क्वेश्चन आ गया था, और अब आपका मेरे में भी 26 में 25 में ये आया था, 26 में भी ये वाला क्वेश्चन आने के पूरे 100% चांसेस है मेरी तरफ से। तो इसमें आपको क्या आंसर लिखना है, ये पूरा ये 4 पेज का आंसर है, आप इसको समझिए। ठीक है, सबसे पहला आ जाता है कि आर्थिक कारक जिम्मेदार थे। आर्थिक कारक में क्या था कि व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड और कमर्शियल। उत्तर भारत में व्यापार और वाणिज्य की वृद्धि हुई, जिससे नगरों, जिस हाँ पढ़ा होगा कि हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो सभ्यता, इसमें क्या होता था, आपस में लेन देन होना था, व्यापार शुरू हो गया, व्यापार के लिए उन्होंने मार्ग बनाए, है ना, व्यापारी मार्ग खोले, जिससे कि व्यापार बढ़ा, कस्बे बड़े, खेती हुई, तो जनसंख्या बढ़ी। तो ये सब चीज़ें कारक जिम्मेदार थे, जिसके कारण कि पूरा एक नगर और एक कस्बे जो बने हैं, फिर महाजन जन बने, फिर जन से जनपद बने, फिर जनपद से महाजनपद बने। राइट, ऑल राइट, समझ आ गया। उसके बाद है कि व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड एंड कमर्शियल। उत्तर भारत में व्यापार और वाणिज्य की वृद्धि हुई, जिससे नगरों और शहरों का विकास हुआ। ओके, उसके बाद कहता है कृषि उत्पादन। कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई, जिससे अधिक खाद्यान्न उपलब्ध हुआ। कृषि, जो मैंने कहा ना कि कृषि उपलब्ध होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी, जहाँ पर खेती होगी। उद्योग और शिल्प, उद्योग और शिल्प, नगरों में उद्योग बढ़ा। ठीक है, जब आपस में लेन देन हुआ और का विकास हुआ, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े और नगरों की आबादी बढ़ी। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा कि 1000 ईसा पूर्व के बाद जो है लोहे की खोज हो गई थी। जैसे ही लोहे की खोज हुई है, तब आपके औजार बनने लग गए, कृषि के औजार बनने लग गए, जैसे कृषि में वृद्धि हुई। जब कृषि में वृद्धि होने लगी, औजार बनने लग गए, तो जहाँ कृषि होगी वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाएगा। ठीक है, बसावट पैटर्न बढ़ जाएगा। ठीक, तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या पूछना चाह रहा है। राइट, उसके बाद है कि राजनीतिक कारक क्या थे। राजनीतिक कारक थे कि महाजन पदों का उदय। मैंने कहा ना कि जब अ, व्यापार हुआ, कृषि बढ़ी, उद्योग हुआ, तो वहाँ पर जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या से जन बने, जन से जनपद बने, जनपद से महाजनपदों का उदय हुआ। और इन महाजनपदों का जो उदय कैसे हुआ, ये सब मैंने आपको, जो अपना असाइनमेंट वाला क्वेश्चन है ना, त्रिपिटक ग्रंथ जितने भी हैं हमारे, उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है महाजनपदों का। मैंने पूरे 16 महाजनपद बताए हैं, तो वो वाला क्वेश्चन भी आपको पढ़ना है। ठीक है, उत्तर भारत में महाजनपदों का उदय हुआ और जो नगरों और शहरों के केंद्र बन गए हैं। राजाओं और शासकों का समर्थन हुआ। राजाओं और शासकों ने नगरों और शहरों का विकास के समर्थन किया। बिल्कुल सिंपल है, आप पढ़ेंगे एक ही बार याद हो जाएगा। प्रशासनिक के, यानी कि नगरों में और शहरों में जहाँ पर केंद्र था, जहाँ पर कुछ प्रशासनिक कार्य होते थे, उनका महत्व बढ़ा। सामाजिक कारक क्या थे। सामाजिक कारक ये था कि जैसे कृषि बढ़ी है तो जनसंख्या में वृद्धि हुई है। उत्तर भारत में जनसंख्या में वृद्धि हुई, जिससे नगरों और शहरों की आबादी बढ़ी। और ठीक है, सामाजिक परिवर्तन हुए, जैसे कि जाति प्रथा उदय हुई, और जिससे नगरों और शहरों में नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ। राइट, मतलब वर्ग बढ़ गए थे, वो तो हड़प्पा में भी था। वो वर्ण बटे हुए थे, अमीर लोग इधर रहते, थोड़े
गरीब लोग इस टाइप रहते हैं। तो वर्ग व्यवस्था जो होती है, वर्ण व्यवस्था जिसे हम कहते हैं, वो महाजन पदों में आ गई थी। ठीक है। शिक्षा और संस्कृति, नगरों और शहरों में शिक्षा और संस्कृति का विकास हुआ, जिससे उनका महत्व बढ़ा। ठीक है। लौह प्रौद्योगिकी का प्रभाव, तो लौह प्रौद्योगिकी का प्रभाव भी बहुत पड़ा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली लोहा का उत्पादन होगा तो औजार बनेंगे, वो बनेंगे, आपके उपकरण बनेंगे, खेती के उपकरण बनेंगे, बर्तन बनेंगे, पहिए का चाक बना। ठीक है। तो उस तरीके से लोहे प्रौद्योगिकी के विकास ने उत्तर भारत में नगरों और शहरों के आविर्भाव मीन्स एमरजेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोहे के औजार ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की। कृषि में उत्पादन होगा, अधिक खनन उपलब्ध होगा, तो नगरों में जनसंख्या बढ़ेगी। लोहे के औजार के निर्माण से कार्यों में भी सुधार किया गया, जिससे नगरों और शहरों में निर्माण में तेजी आई। ठीक है। ऑलराइट, आपको समझ आया होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में व्यापारी मार्ग खुलने का प्रभाव। अब जब उत्तर भारत में व्यापारी मार्ग खुल गए तो क्या होगा? आपस में व्यापार होगा। ठीक है। अभिभाव में महत्वपूर्ण योगदान हुआ। व्यापारी मार्गों ने उत्तर भारत में अनेक क्षेत्रों को जोड़ा, जिससे व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई। राइट। व्यापारी मार्गों में वाणिज्य मीन्स जो कमर्शियल, ठीक है, ट्रेड एंड कमर्शियल में वृद्धि हुई। व्यापारिक मार्गों ने नगरों और शहरों को व्यापारिक केंद्रों के रूप में स्थापित कर दिया। अब जो नगर है, जहाँ पर कहते हैं ना कि यहाँ पर से आपका बाजार लगता है, यहाँ से लेन देन होता है, तो उसको बोलते हैं व्यापारिक केंद्र। ठीक है। नगर का एक नगर का एक हिस्सा, जिला ऐसा होता है जिसमें कि व्यापारिक केंद्र होता है, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार आया। और इन दोनों कारकों के संयोजन से उत्तर भारत में नगरों और शहरों का आविर्भाव हुआ मीन्स एमरजेंस हुआ। लौह प्रौद्योगिकी ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की और निर्माण कार्यों में सुधार किया। सारी चीजें वही दोबारा लिखनी है। जबकि व्यापारी मार्गों में व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई और नगरों और शहरों में व्यापारिक केंद्रों के रूप में स्थापित हुए। ठीक है। अब आ जाता है पुरातात्विक से क्या क्या विशेषताएं थी। पुरातात्विक जो विशेषताएं थी उत्तर भारत में, वो लोहे प्रौद्योगिकी से जोड़ा गया है, क्योंकि यह काल एक नगरीय केंद्रों के आविर्भाव का साक्षी रहा है, एमरजेंस का। और इनमें से कुछ पाटलिपुत्र की तरह कुछ बड़े हिस्से थे जो 1200 हेक्टर के थे, कुछ छोटे थे जैसे भीटा 19 हेक्टर का था, इंदौर खेड़ा 12 हेक्टर का था। तरह के छोटे छोटे कस्बे भी बने। ठीक है। जहां नगर मोटे तौर पर किलेबंद थे और कई मामलों में बसावटों का विस्तार किलेबंदी दीवारों के बाहर भी था। ठीक है। किलेबंद के अंदर तो बसावट थी ही, किले के बाहर भी किला जैसे बना होता है, किले के नगर जैसे बने थे, तो किले के बाहर भी बसावट थी। अब जो बाहर जो कौन रहते थे, तो उनके नगरीय केंद्रों में घरों के अंदर जो था शिल्प उत्पादन किया जाता था, किया जाना प्रतीत होता है। घरों के अंदर शिल्प उत्पादन किया जाता था, जहाँ कुछ प्रारंभिक ऐतिहासिक नगर सत्ता के केंद्र थे। वहीं अन्य व्यापारी मार्गों पर भी, जो व्यापारी मार्ग थे वहां पर भी लोग बसे हुए थे। व्यापारी मार्गों में भी तो लोग रहेंगे ना रास्ते में। ठीक है। पुरातात्विक ने उत्तर भारत में प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केंद्रों के विभिन्न प्रकार से वर्णित किया है। किस प्रकार से उन्होंने वर्णित किया है पुरातात्विक विदों ने, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे इसको डिस्क्राइब किया है। ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दैट महाजन पद जो हैं वो क्या थे, वो एक नगरीय केंद्र को महाजन पद के रूप में वर्णित किया है। और महाजन पद वे बड़े नगरीय केंद्र थे जहां पर राजनीतिक आर्थिक शक्ति के केंद्र के रूप में कार्य करते थे। महाजन पद को मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। जो हमारे 16 महाजन थे, मगध था, वज था, मल्ली था, वैशाली था, पाटलिपुत्र था, तक्षशिला था, ये सारे हमारे महाजन पद के अंदर आ जाते हैं। 16 महाजन पद। तो जो नगर थे वो पुरातात्विक उत्तर भारत में प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केंद्रों को नगर के रूप में वर्णित किया गया है। और नगर व छोटे नगरीय केंद्र थे जो महाजन पदों के अधीन आते थे। मीन्स महाजन पद एक बड़ा मगध बड़ा था और उसके अंदर इतने सारे छोटे छोटे नगर थे। ठीक है। महाजन पद मीन्स बड़ा और जिसके अंदर बहुत सारे नगर आते हैं। ऑलराइट। फिर नगरीय केंद्र पुरातात्विक विदों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने उत्तर भारत में प्रारंभिक, सारा वैसे ही लिखना है, वर्णित किया। जो नगरीय केंद्र होता है जहाँ पर नगरीय गतिविधियों को केंद्रित किया जाता है। व्यापारिक केंद्र होता है कि जहाँ पर व्यापारिक केंद्रों के मतलब नगरीय केंद्र को व्यापारिक केंद्रीय रूप में वर्णित किया जाता है। जैसे कि हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारा बाजार इधर लगता है, यहाँ से हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, प्रोडक्शन होता है। तो वो जो एरिया होता है जहाँ पर व्यापार किया जाता है, दूसरे व्यापारियों से मिला जाता है, अन्य गतिविधि वाणिज्य गतिविधियां होती हैं, उसे व्यापारिक केंद्र कहा जाता है।
राजनीतिक केंद्र होता है कि जहाँ पर प्रारंभिक राजनीतिक केंद्र के रूप में वर्णित किया जाता है, और राजनीतिक केंद्र वे क्षेत्र है जहाँ राजनीतिक शक्ति केंद्रित थी। ठीक है, जहाँ पर राजा रहता था, जहाँ से वो अपनी पूरी मतलब जो है अपने पूरे राज्यों को देखता था कि किस किस राज्य में किस किस तरह का काम हो रहा है। तो जिसे हम कहते हैं ना कि एक तरह का सेंटर ऑफ द महाजनपद जो होता है, जहाँ पर आपका राजनीतिक चीज़ें की जाती थी, राजनीतिक गतिविधियाँ की जाती थी। ठीक है, ऑलराइट, आपको आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपके ऑलमोस्ट सारे चैप्टर इसमें से करवा दिए हैं। कोई भी चीज़ नहीं समझ आई है, कोई छूट गया है आपका, तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। मैंने आपका ये करवा दिया असाइनमेंट में, ये वाला हड़प्पा बस्तियाँ, ठीक है, ये वाला भी करवा दिया। और अब आपका जो नेक्स्ट आ जाता है, जैसे दक्कन में आपका किस तरीके की नगरीय व्यवस्था थी, वो मैंने आपको असाइनमेंट में समझा दिया है। नागार्जुन कोंडा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कांचीवरम, ठीक है, कावेरी पट्टनम भी बताया था, ये उसके चोलों ने बनाया था। ठीक है, तो उसके बाद आपका जो ये है, ये कन्नौज, प्रतिष्ठान, चंद्रकेतुगढ़, शिशुपालगढ़, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी इसमें से 3-4 तो आते ही हैं। ठीक है, ये आपका अब आपका दक्षिण भारत का रहता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।